मैं AB क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन पर हो रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, विच के बारे में। लास्ट में जो है हमारी चर्चा इसी पर खत्म हुई थी। हमने आपको इसमें बताया था कि अगर आपको कहीं पर लिविंग थिंग मिल जाएगी तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर whom का प्रयोग करते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम who लगाएंगे, और अगर उसी के स्थान पे हमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो whom का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए हमने ये भी आपको बताया था कि अगर आप उसी लिविंग थिंग के स्थान पे कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, विच का। इस चीज़ों पे चर्चा जो है पिछले क्लासेस में हुई थी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें, मान लीजिए हम लिख दें कि दिस इज द स्टूडेंट whom या फिर विच आई मेट यस्टरडे। मेट का मतलब क्या होता है, मिलना। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, दिस इज द स्टूडेंट, एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है आई मेट यस्टरडे। दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बीच में किसी ना किसी रिलेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब बात ये आई कि यहाँ पे जो ये वर्ड अपने आप में लिखा हुआ है, ये अपने आप में क्या है, लिविंग है। अगर ये अपने आप में लिविंग है तो विच को तो हम पहले ही हटा देंगे। अब बात आई हु लगेगा या हु, तो इस केस में भी हमने आपको बताया था कि दूसरे वाले क्लॉज में देखेंगे क्या उसका सब्जेक्ट है। अगर उसका सब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अर्थात whom की रिक्वायरमेंट है, और अगर उसका सब्जेक्ट नहीं है तो हमें सब्जेक्टिव फॉर्म अर्थात who की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखेंगे यहाँ पे आई जो है ये इसका सब्जेक्ट पहले से मौजूद है। अगर इसका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे, whom का प्रयोग करेंगे, ना कि who का। क्लियर। अगर इसी के स्थान पे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ दे दिया जाए कि दिस इज द कार हु या फिर whom या फिर विच आई वॉन्ट टू बाई। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल गया। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहां पे कार अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग थिंग। अगर कार अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ना ही हु का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, ना ही whom का। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विच। तो ये हो जाएगा दिस इज द कार विच आई वॉन्ट टू बाई, या वही गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब लिविंग थिंग आ रहा है तो उसके साथ हम हु या फिर whom का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी चर्चा हमने कब पिछले क्लासेस में की है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो whom लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो who लगाएंगे। लेकिन अगर इसी के स्थान पे मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम विच का प्रयोग करते हैं। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिविंग थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर whom आएगा, और नॉन लिविंग थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए अभी इसी एग्जाम्पल में हम आपको एक सेंटेंस ये लिखा हुआ दे दे कि द गर्भ, चलो एक और देखिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ दे दें कि दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग whom या फिर विच आई सॉ यस्टरडे। अब बात ये आई यहां पे क्या लगाएंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर जब भी पढ़ेंगे तो वहां पर हम एनिमल्स को और प्लांट्स को नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत ही कंसीडर करते हैं। ग्रामर में एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उन्हें हमेशा नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत ही कंसीडर करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे डॉग है, डॉग अपने आप में एक एनिमल है, और आपको पता है ग्रामर में एनिमल को किसमें कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग में। तो यहाँ पे ना ही हु लगाएंगे ना ही whom लगाएंगे, क्या लगा देंगे, विच। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि मान लीजिए कोई एनिमल का नाम आ जाता है या फिर किसी प्लांट्स का नाम आ जाता है तो उनके साथ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का ही प्रयोग करते हैं। एनिमल्स या प्लांट्स के साथ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का ही प्रयोग करते हैं। अगर इसी के स्थान पे कोई मेल या फिर फीमेल आ जाए, ये तो अपने आप में लिविंग में ही जाएगा, तो इनके साथ या तो हु लगाएंगे या तो whom लगाएंगे, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं।
कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट है तो whom का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जरा इसमें एक चीज थोड़ा सा आगे समझिएगा। मान लीजिए हम एक सेंटेंस आपको ये लिखा हुआ दे दें कि द गर्ल एंड हिज कैट, द गर्ल एंड हिज कैट, हु या फिर whom या फिर which came yesterday have come again। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में जो है आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे गर्ल क्या है, गर्ल के हिसाब से ये अपने आप में लिविंग थिंग में जाएगा और कैट के हिसाब से किस में जाएगा, नॉन लिविंग थिंग में, क्योंकि हमें अभी अभी बताया कि एनिमल्स को किस में कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग में। तो अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में केवल लिविंग थिंग आएगा तो या तो हु लगाएंगे या फिर whom लगाएंगे, अगर केवल नॉन लिविंग थिंग आएगा तो विच लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें यहाँ पे हिज मत लिखिए, हर लिख लीजिए, लड़की है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आ जाए, तो अब वहां पे क्या हम हु का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम whom का प्रयोग कर सकते हैं या विच का प्रयोग करेंगे, इन तीनों में से किस चीज का प्रयोग करेंगे, ये चीज थोड़ा समझना होगा। अगर केवल लिविंग आया तो हु भी सही है, whom भी सही है, अगर केवल नॉन लिविंग आया तो केवल और केवल क्या लगाएंगे, विच। लेकिन अगर मान लीजिए उसी के स्थान पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उस केस में ना ही हु का प्रयोग करेंगे, ना ही whom का प्रयोग करेंगे और ना ही विच का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर बात यह आई कि यहाँ पे अब इन दोनों को जोड़ने के लिए किसी ना किसी रिलेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो अब इस केस में हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग जरा हेड डालिएगा, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर केवल लिविंग आएगा तो हु और whom दोनों लगाएंगे, अगर केवल नॉन लिविंग थिंग आएगी तो विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों एक साथ आ जाए तो ना ही वहां पे हु सही है, ना ही whom सही है, ना ही विच सही है। उस केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। तो यहाँ पे द गर्ल एंड हर कैट दैट केम यस्टरडे हैव कम अगेन। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में लिविंग एवं नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ आ जाए तो वहां पर हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ आ जाए अर्थात दोनों किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो उनके लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग और भी चीजों के लिए किया जाता है, इन चीजों को थोड़ा सा हम समझेंगे। तो सभी लोग हेड डालिए यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट, इस चीज को थोड़ा समझेंगे। यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट। मान लीजिए हमने आपको इसमें पहला केस क्या बताया कि अगर कहीं पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ मिल जाए तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, दैट। किसका प्रयोग करेंगे, दैट। अब जो ये दैट है ये बड़ा खास होता है, जरा इसे ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ये जो दैट है इसका प्रयोग अगर मान लीजिए हम आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दे दें कि दिस इज द बॉय हु या फिर विच या फिर दैट केम यस्टरडे। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो बॉय है ये अपने आप में क्या है, लिविंग है। अगर ये अपने आप में लिविंग है तो जाहिर सी बात है विच का तो प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अगर विच का प्रयोग नहीं करेंगे तो लिविंग के लिए अभी हमने क्या बताया, क्या लगाते हैं, हु। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब आपका हु भी सही है और दैट भी सही है। मतलब दैट का प्रयोग अगर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आ जाए तब तो केवल और केवल दैट लगेगा। मान लीजिए अभी ये आ जाता कि दिस इज द बॉय एंड हिज
डॉग, हु, whom, या फिर विच, या फिर मान लीजिए दैट। तो अगर मान लीजिए आप इस सेंटेंस को देखें कि मान लीजिए यहां पे आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो क्या है, दिस इज द बॉय एंड हिज डॉग। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आ गए, तब तो हु भी गलत हो जाएगा, हुम भी गलत हो जाएगा, विच भी गलत हो जाएगा, केवल और केवल क्या लगेगा, दैट। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस में केवल लिविंग आ जाए, तो लिविंग के लिए हमने आपको पहले पढ़ाया था हु का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, एक एक्स्ट्रा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में केवल लिविंग थिंग भी लिखी हुई मिलती है तो उसके साथ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर सकते हैं। सिमिलरली इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये इन दोनों सेंटेंसेस को देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहीं पे एक सेंटेंस आपको ये लिखा हुआ दे दे कि दिस इज द कार हु, विच, या फिर दैट आई वॉन्ट टू बाई। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो कार क्या है, नॉन लिविंग। कार क्या है, नॉन लिविंग। तो इसके साथ ना हु का तो प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विच का, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का। लेकिन इसके साथ भी हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसके साथ हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी सेंटेंस में केवल लिविंग थिंग लिखा हुआ मिले तो उसके साथ हम हु या फिर हुम का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ एक नया रिलेटिव प्रोनाउन मिला दैट का प्रयोग भी उसके साथ हम कर सकते हैं, अगर केवल लिविंग मिला। अगर आपको सेंटेंस में केवल नॉन लिविंग मिल जाए, अगर आपको सेंटेंस में केवल नॉन लिविंग मिल जाए तो उस केस में या तो विच का प्रयोग करेंगे या तो दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगर आपको सेंटेंस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ लिखे हुए मिल जाए तो वहां पर केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ये इतने केसेस आपको याद रखने हैं, ये इतने केसेस आपको याद रखने हैं कि अगर सेंटेंस में केवल लिविंग, ओनली लिविंग आ जाए तो हु, हुम, दैट तीनों सही है। अगर सेंटेंस में इन दोनों का यूज पहले पढ़े ही थे, एक एक्स्ट्रा रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग के लिए क्या आ गया, दैट। अगर केवल नॉन लिविंग मिल जाए तो विच भी सही है, दैट भी सही है। विच तो सही पहले भी था, लेकिन अब एक नया क्या आ गया, दैट। और अगर सेंटेंस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आ जाएंगे तो वहां पर हम केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस दैट में, अच्छा वो और दैट में अंतर क्या होता है कि दैट क्या करता है, सेंटेंस में फोकस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए अभी आप ये लिख रहे हैं कि दिस इज द कार विच आई वॉन्ट टू बाई। कार क्या है, नॉन लिविंग, तो हमने क्या लगा दिया, विच। ये थोड़ा नॉर्मल सेंटेंस कैजुअल में हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अभी यहीं पे हम ये लिख दें कि दिस इज द कार दैट आई वांट टू बाई। दैट लिखते ही यहां पे जो कार था इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। मीनिंग लगभग दोनों का सेम है, लेकिन जब दैट लगाते हैं तो इस केस में कार जो है थोड़ा एम्फेसाइजिंग वे में बुलाता है कि यह वही कार है जो मैं खरीदना चाहता था। और अगर विच लगाएंगे तो हो जाएगा या वही गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता था। तो ध्यान रखना, मीनिंग दोनों की लगभग सेम होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखिएगा कि लिविंग अगर केवल लिविंग आएगा तो हु भी सही है, हुम भी सही है और दैट भी सही है। अगर केवल नॉन लिविंग आएगा तो या तो विच लगाएंगे या तो दैट लगाएंगे। लेकिन अगर लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो वहां पे आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हम आपको यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ दे दें कि दिस इज द बॉय, तो अगर बॉय अपने आप में लिविंग है तो इसके साथ आप हु लगाइए, वो भी सही है, और अगर आप दैट लगाएंगे तो वो भी सही है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे हु लगा रहे हैं वो भी सही है, दैट लगा रहे हैं वो भी सही है। बस फर्क इतना है कि दैट लगाने पर बॉय पर फोकस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा कि अगर केवल लिविंग आएगा तो हु भी सही है, दैट भी सही है। अगर केवल नॉन लिविंग आएगा तो विच भी सही है और दैट भी सही है। लेकिन अगर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाएगा तो केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब जरा इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा। हमने अभी अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो दैट होता है इसको लगाने से उस नाउन पर फोकस थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस नाउन पर फोकस थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा कि एक टर्म होता है डिटरमाइनर। ये पूरा एक टॉपिक है, इसको हम आगे इसी प्रोनाउन चैप्टर में ही पढ़ेंगे।
एक टर्म होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का प्रयोग जनरली जो है नाउन से जस्ट पहले किया जाता है। जैसे मान लीजिए बोल दें बॉय, तो बॉय क्या है नाउन, लेकिन अगर इसी से पहले एक वर्ड लिख दें ईच, तो क्या हो गया ईच बॉय, प्रत्येक लड़का। तो यहाँ पे जो ईच वर्ड है इसका प्रयोग नाउन, ये बॉय क्या है नाउन, इसका प्रयोग नाउन से जस्ट पहले हुआ, तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या करते हैं, उस नाउन पर, उस नाउन को थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, उस नाउन के बारे में कुछ और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पे कि बॉयज लड़के, लेकिन अगर इसी पहले लिख दें सम बॉयज, तो जो सम वर्ड है ये इतनी नाउन के बारे में बता रहा है, इसको स्पेसिफाई कर दे रहा, हाँ वहाँ पे कुछ लड़के हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी डिटरमाइनर के अंतर्गत कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि अभी भी हमने आपको एक वर्ड लिखाया ईच। पहली बात ये याद रखिएगा कि डिटरमाइनर का प्रयोग कहाँ पे होता है, नाउन से जस्ट पहले। जैसे ईच हो गया, जैसे एवरी एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आइदर, एक वर्ड होता है नाइदर। इन सब के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एक वर्ड होता है फ्यू, एक वर्ड होता है लिटिल, एक वर्ड होता है सम, क्लियर, एक वर्ड होता है ऑल। ये सब अपने आप में, ऐसे ही और भी कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे मेनी हो गया, एक वर्ड होता है मच। ये सब के सब क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग नाउन से जस्ट पहले किया जाता है। ऐसे ही और भी कई सारे डिटरमाइनर होते हैं, लेकिन इन मेनली आप इतना याद रखिएगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, फ्यू, लिटिल, सम, ऑल, मेनी या फिर मच, इन सब का प्रयोग, मान लीजिए कोई नाउन है, अगर आपको नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर लिखा हुआ मिल जाए, कोई डिटरमाइनर में से, इन सब में से कोई भी हो सकता है, तो उस केस में हम उस नाउन को बताने के लिए अगर इस नाउन से पहले डिटरमाइनर लग गया, इसका मतलब ये नाउन क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। इस नाउन स्पेसिफाई मतलब इस नाउन पे क्या चला गया, फोकस चला गया। और इस केस में इस नाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगी वो केवल और केवल दैट ही यूज होगी, केवल और केवल क्या यूज होगी, दैट। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, फ्यू, लिटिल, सम, ऑल, मेनी या फिर मच लिखा हुआ मिलता है, तो उस नाउन पर फोकस हो जाता है, क्योंकि ये डिटरमाइनर इसी नाउन के बारे में बता देता है, इस नाउन को स्पेसिफाई कर देता है। इसीलिए इस नाउन के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो अपनी कॉपी में चीज़ नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर लिखा हुआ मिले, तो वहाँ पर हम केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। थोड़ा इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए हम आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ दे दें, मान लीजिए, तो क्या हो जाता है, इस पर फोकस हो जाता है, और फोकस दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ दे दें कि दिस इज द बॉय हु, विच या फिर दैट केम यस्टरडे। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, यहाँ पे बॉय लिखा है, आपको पता है बॉय के साथ ये अपने आप में लिविंग है, तो इसके साथ या तो हु लगाएंगे या फिर दैट का। हमने भी आपको पीछे लिखाया है कि अगर केवल लिविंग आएगा तो हु भी सही है, दैट भी सही है, विच का प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन मान लीजिए अभी इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिख दिया जाए कि दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय हु, विच या फिर दैट केम यस्टरडे। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में यहाँ पे जो बॉय है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और इस नाउन से पहले क्या लिखा हुआ मिल गया, एक डिटरमाइनर। क्या लिखा हुआ मिल गया, डिटरमाइनर। अगर इस नाउन से पहले डिटरमाइनर आ गया तो अब इस केस में आपका हु भी गलत हो जाएगा, विच भी गलत हो जाएगा, केवल और केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, वो होगा दैट। तो अगर केवल नाउन लिखा हुआ मिलेगा तो अगर लिविंग है तो हु भी सही है, दैट भी सही है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर लिखा हुआ मिल गया तो उसके साथ हम केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखिए। क्लियर हुआ? अभी मान लीजिए यहीं पे एक सेंटेंस हम आपको और लिखा हुआ दे दें कि
कि आई हैव अ चेयर, हु, आई हैव अ चेयर, हु, विच, या फिर दैट आई वॉन्ट टू बाई। मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया है, तो आप यहां पे देखेंगे कि चेयर क्या है, नॉन लिविंग। चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो अगर ये नॉन लिविंग थिंग है और क्या चेयर से पहले कोई डिटरमाइनर लगा, तो आप कहेंगे कोई डिटरमाइनर नहीं लगा। तो यहां पे पहली बात नॉन लिविंग है तो हु का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पे विच भी सही है और दैट भी सही है, विच भी सही है और दैट भी सही है। लेकिन अभी यहीं पे ये लिख दें कि आई हैव फ्यू चेयर्स, आई हैव फ्यू चेयर्स, हु, विच, या फिर दैट आई वॉन्ट टू बाई। तो जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा तो आप देखेंगे यहां पे चेयर्स की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन है, और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, फ्यू। और अभी भी हमने आपको लिखाया कि फ्यू क्या होता है, डिटरमाइनर। तो अगर नाउन से पहले डिटरमाइनर आ गया तो उस केस में ना ही हु सही है ना ही विच सही है, केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करेंगे। केवल और केवल किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो दैट का। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर दिखा हुआ मिल जाए तो उस केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक। अगर मान लीजिए यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाए कि आई हैव अ बॉय, हु, या फिर दैट, या फिर विच कैन डू दिस वर्क। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया, तो आप देखेंगे ये एक नॉर्मल सेंटेंस है कि मेरे पास एक लड़का है जो यह काम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे बॉय क्या है, लिविंग है, तो आपका हु भी सही है और दैट भी सही है। यहाँ पे विच का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि लिविंग थिंग। लेकिन अभी यहीं पे ये मिल जाए कि आई हैव सम बॉयज हु, विच, या फिर दैट कैन डू दिस वर्क। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे नाउन से पहले क्या लग गया, सम क्या होता है, डिटरमाइनर। तो जैसे ही डिटरमाइनर लगा तो हु भी गलत हो गया, विच भी गलत हो गया, तो वहां पे केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर केवल नाउन आता है और वो लिविंग है तो हु भी सही है, दैट भी सही है। अगर केवल नाउन आता है वो नॉन लिविंग है तो आपका विच भी सही है। जैसे पिछला एग्जाम्पल ये देखिए, केवल नॉन लिविंग आ रहा है तो विच भी सही है, दैट भी सही है। लेकिन अगर उसी नॉन लिविंग थिंग से पहले कोई डिटरमाइनर जैसे कि फ्यू आ गया तो केवल और केवल क्या लगाएंगे, दैट। क्लियर? क्योंकि फ्यू का क्या करता है, उस पर फोकस कर देता है, और फोकस बताने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, दैट का। सिमिलरली अगर केवल आपका लिविंग थिंग आती है तो वो भी सही है, दैट भी सही। लेकिन अगर उसी लिविंग थिंग से पहले कोई डिटरमाइनर यूज हो गया जैसे कि सम, तो वहां पर हु भी गलत हो जाएगा, विच भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। तो यहां तक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। इसके आगे की चर्चा जो है हमारी अगली क्लासेस में होंगी। अभी तक के लिए धन्यवाद।